हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। आज प्रेपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स का ही पार्ट 2 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे और भी मेथड्स जिनसे हम हैलोएल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और इसमें हमारे पास फर्स्ट केस है कि एल्केन से हम क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, ये रिएक्शन आपको बहुत ईजी लगेगा क्योंकि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, वही रिएक्शन है यहाँ पे हमारे पास कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये मीथेन है, दैट्स CH4, और हम इसमें ऐड कर दे क्लोरीन, दैट्स Cl2। तो देखिए रिजल्ट में क्या होगा, ये HCl जो है ये रिमूव हो जाएगा, राइट। और आप जानते हैं ना कि जो क्लोरीनेशन की प्रोसेस है, जब हम कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये रिएक्शन स्पेसिफिकली सनलाइट की प्रेजेंस में होता है या फिर एक सुटेबल टेम्परेचर रेंज पर इसे हमें हीट करना पड़ता है। तो देखिए प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिलेगा, CH3 और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl, राइट। देखिए ये जो है हमारे पास मेथड है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का या क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, कोई भी एल्केन हो उसे इसी लेवल पर रोकना बहुत मुश्किल है। मोनो सब्स्टिट्यूशन की मतलब जब एक क्लोरीन यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, इस रिएक्शन को इसी स्टेज पर रोकना बहुत मुश्किल है। ये रिएक्शन फर्दर एंड फर्दर प्रोसीड करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास बन चुका है CH3 Cl, ये फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर ये अगेन एक HCl मॉलिक्यूल लूज करता है, तो हमारे पास क्या रह जाता है, CH2 Cl2 और साथ में अगेन क्या लूज हो जाता है, HCl। अब जब ये हमारे पास बन चुका है CH2 Cl2, ये दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ, HCl रिमूव होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, CHCl3। और जब ये CHCl3 बन गया, ये दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और रिजल्ट में हमें क्या प्रोवाइड करता है, CCl4। मतलब ये रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक सभी के सभी हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिमूव ना हो जाएं। देखिए सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या बचा हमारे पास, CH3Cl। दूसरे स्टेप में ये जो दूसरा हाइड्रोजन था ये भी रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CH2 और दोनों ही, एक Cl तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वाले हाइड्रोजन की जगह भी क्या लग जाएगा, एक और Cl, तो CH2Cl2 बन गया। अब हमारे पास दो हाइड्रोजन्स हैं, दो क्लोरीन्स हैं। अब इन दो हाइड्रोजन्स में से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन और हमारे पास क्या आएगा, CHCl3। ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। ये जो एक बचा हुआ हाइड्रोजन है इसे भी क्लोरीन रिप्लेस करेगा और क्या बनेगा, CCl4। तो ये चीज़ है जो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन है, इसे यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन लेवल पे रोकना मुश्किल है। ये एक स्टेप पे नहीं रुकता, जब तक सभी के सभी हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं, ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो इस वे में वी गेट अ मिक्सचर ऑफ हैलोएल्कीन्स। तो हमें इस तरह से हैलोएल्केन्स का एक मिक्सचर मिलता है, राइट। तो जब भी हम मीथेन में क्लोरीन ऐड करेंगे तो उस टाइम पे हमें CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4, इन चारों का मिक्सचर मिलने वाला है, हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिलता। सो दैट्स द मेथड ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। और ये जो रिएक्शन है अपने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस बाय
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाला रिएक्शन है। इसी तरह से होती है ब्रोमीनेशन। ब्रोमीनेशन ऑफ एल्केन में Cl2 की जगह हम क्या यूज करेंगे, Br2, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3Br, फिर मिलेगा CH2Br2, CHBr3 एंड CBr4। तो ये है हमारे पास, अगेन हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ ब्रोमो एल्केन, जैसे यहाँ पे हमें मिल रहे हैं क्लोरो एल्केन, उसी तरह से हमें अगर हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो क्या मिलेंगे, ब्रोमो एल्केन्स। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आइडोएल्केन्स। देखिए क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए हम क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन की प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से आइडोएल्केन्स बनाने के लिए हम इसकी करेंगे आयोडीनेशन। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन करने पे हमारे पास आइडोएल्केन बनेगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आयोडीनेशन की जाती है उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्यों, पहले तो सिंपल प्रोसेस को समझते हैं दैट आयोडीनेशन क्या है। आयोडीनेशन, मान लीजिए ये हमारे पास मीथेन है, मीथेन में आयोडीन ऐड करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोडीनेशन ऑफ मीथेन। तो हम क्या कहते हैं कि नॉर्मली हमें रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, एक तो ये HI बनेगा, साथ में क्या बनेगा, देखिए CH3, और ये एक I इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास बनना चाहिए CH3I अलॉन्ग विद HI। तो अब है कि यहाँ दिक्कत क्या है, बड़ा अच्छा हमें यहाँ पे आइडोएल्केन मिल रहा है, देन व्हाट्स द नीड ऑफ एडिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए ये जो HI है ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्योंकि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इस कारण से ये HI वापस से CH3I के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मीथेन और आयोडीन, मतलब ये रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्सिबल। अब रिएक्शन ही रिवर्स में चला गया, वापस से हमें मीथेन और आयोडीन मिल गए, तो फायदा क्या हुआ, हमें हमारा आइडोएल्केन कहाँ मिला, कहीं भी नहीं। तो इसलिए जैसे ही ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है इसे रिमूव करना ज़रूरी है। तो इसलिए क्योंकि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड। तो देखिए ये कैसे काम करेंगे। अब देखिए क्या रहता है, जैसे ही HI बनेगा, इस HI के साथ HNO3, मान लीजिए कि हमने रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड ऐड किया है, तो कैसे काम करेगा, ये जो नाइट्रिक एसिड है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, इस हाइड्रोजन आयोडाइड HI को कर देगा I2 में, साथ में प्रोडक्ट्स बनते हैं NO2 एंड वाटर। सो यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि वो इस HI को किस में कन्वर्ट कर सके, I2 में, क्योंकि अगर ये रिएक्शन मिक्सचर में रहता है तो ये सारे रिएक्शन को पीछे ले जाएगा वापस से। इसी तरह का काम करता है हमारे पास आयोडिक एसिड की। मान लो अगर नाइट्रिक एसिड बेसिकली वी नीड इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म, कि मान लीजिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड अवेलेबल नहीं है और हमने उसमें आयोडिक एसिड डाल दिया HiO3, तो ये HI के साथ क्या रिएक्ट करेगा, ये भी वही काम करेगा। ये HiO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये HI को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, और साथ ही में क्या बनाएगा, वाटर, दैट्स H2O। तो ये काम है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करने का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दैट व्हाई एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड ड्यूरिंग द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन। की आयोडीनेशन ऑफ एल्केन जब हम करते हैं उस टाइम पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करना क्यों ज़रूरी है। तो आप यही इस आंसर में लिखेंगे दैट कि अगर हमारे पास कोई एल्केन है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, आइडोएल्केन बनाने के साथ साथ वो HI बनाएगा,
और क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसलिए वो रिएक्शन को रिवर्स में ले जाएगा, वो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। तो इसलिए इस HI को रिमूव करने के लिए उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना ज़रूरी है सो दैट कि HI को I2 में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये है आपके पास एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अभी आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। Now we shall discuss the preparation of फ्लोरोएल्केन्स। तो देखिए जो फ्लोरोएल्केन्स हैं वो फ्लोरीन की फ्लोरीनेशन की प्रोसेस से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, right? So fluorination of alkanes with fluorine is not successful because the reaction is highly exothermic and explosive। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए अगर हम फ्लोरिनेशन की प्रोसेस से फ्लोरोएल्केन्स नहीं बना सकते तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड है जिसे हम कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड में बेसिकली क्या रहता है, हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है CH3Cl। So I am basically having the methyl क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड है मेरे पास ऑलरेडी। तो इसमें कोई मेटल फ्लोराइड डालेंगे, मेटल फ्लोराइड जैसे कि कह लीजिए सिल्वर फ्लोराइड है, मेटल फ्लोराइड ऐड किया, हीट करेंगे और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे AgF है, मेटल फ्लोराइड है, तो ये अच्छे से रिएक्शन देगा, अच्छे से फ्लोराइड बनाएगा हमारे पास हेलो फ्लोराइड, राइट। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो इतना एक्सप्लोसिव नहीं होगा, तो ये AgCl जो है ये रिमूव हो जाएगा, इट विल बी फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट और साथ ही CH3 के साथ क्या अटैच हो जाएगा F। तो हमें क्या मिल चुका है, हमारा फ्लोरो एल्केन, दैट्स बेसिकली फ्लोरो मीथेन। तो फ्लोरोमीथेन मिल गया हमारे पास। इसी तरह से अगर आप लेंगे मिथाइल ब्रोमाइड लेंगे तो यहाँ पे AgBr बनेगा बेसिकली। तो ये चीज़ है, अगर आपको फ्लोरोएल्केन बनाना है, फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोसिव है, जबकि इसके लिए हमारे पास मेथड है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में आप ऑलरेडी एक एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेंगे, उसमें ऐड करेंगे किसी मेटल की फ्लोराइड। यहाँ पे अच्छे मेटल फ्लोराइड्स कौन है यूज करने के लिए, AgF, Hg2F2, COF2 एंड Sb, दैट्स एंटीमनी। एंटीमनी का फ्लोराइड है यहाँ पे SbF3। तो अगर आप इन फ्लोराइड्स को यूज करते हैं, हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, फ्लोरोएल्केन अलॉन्ग विद AgCl और AgBr जो भी आप यहाँ यूज कर रहे हैं। और ये हमारे पास एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन इट इज। तो यहाँ नेम रिएक्शन से एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपके नोट्स बहुत ही अच्छे बन सकते हैं, सिस्टमैटिक। तो क्या कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम करने के लिए एक अलग से नोटबुक लगाइए। उस नोटबुक के आपको 3 पार्ट्स बनाने हैं। पहले पार्ट में आप क्या करेंगे, अपने नोट्स को लिखते जाइए जैसे आप नॉर्मली अपने नोट्स बनाते ही हैं। जो आपकी नोटबुक का पार्ट 2 है, पार्ट 2 ऑफ योर नोटबुक, आप ये पूरे पार्ट 2 को डिवोट कीजिए नेम रिएक्शंस के लिए, नेम रिएक्शंस के लिए, राइट। अब नेम रिएक्शंस किस तरह से लिखेंगे, आपका पार्ट 2 है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। तो नेम रिएक्शंस भी आपको किस तरह से नोट करने हैं, आप चैप्टर लगाएंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे कि यहाँ पे हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स की बात हो रही है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रेपरेशन मेथड
किसके? हेलोएल्केन के। प्रेपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन्स कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ये सारे नेम रिएक्शंस के लिए पार्ट 2 फॉर नेम रिएक्शंस। पहले आप चैप्टर मेंशन करेंगे कि हेलोएल्कीन और हेलोएरीन चल रहा है, उसके बाद हेडिंग लगाएंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। अब प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में क्या नेम रिएक्शंस आए हैं वो सभी आप नंबर वाइज नोट करते चलेंगे। जैसे ग्रूव प्रोसेस आई थी, अभी ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, और भी हम नेम रिएक्शंस करते ही रहते हैं, चलती ही रहती हैं नेम रिएक्शंस। तो जो आपका पार्ट 2 है नोटबुक का, उसमें स्पेसिफिकली आप यहाँ पे नेम रिएक्शंस ही नोट करेंगे। तो देखिए, जब आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आपके पास एक पूरा पार्ट रेडी हो जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस ही हैं। क्योंकि जब ये एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम्स में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम नेम रिएक्शंस अच्छे से करके जाएं, नेम रिएक्शन ना हमारा कोई रह जाए। और जल्दी जल्दी में क्या रहता है, एक आधा नेम रिएक्शन तो छूट ही जाता है। तो इसलिए जब आपने अपनी नोटबुक का एक पूरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस के लिए डिवोट किया हुआ है, उस टाइम पे आपके रिविजन देखिए कितनी इजी हो जाएंगी। तो नोट आपको इसी तरह से करना है। हेडिंग जरूर लगानी है कि ये सारे नेम रिएक्शंस प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स के हैं, या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स में ये नेम रिएक्शन आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास और चैप्टर्स आते हैं, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर। तो देखिए कितने चैप्टर्स आते जाएंगे। उनके प्रेपरेशन मेथड में भी नेम रिएक्शन रहेंगे, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी नेम रिएक्शंस रहेंगे। तो इस तरह से आपके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है कि कौन से नेम रिएक्शंस हमारे पास प्रेपरेशन मेथड में आ रहे हैं और कौन से नेम रिएक्शंस जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में है। सो इस तरह करने से एक पूरा सिस्टमैटिक आपके पास नोट्स की एक पूरा, देखिए पूरे नेम रिएक्शंस का आपके पास एक पूरा कंपाइलेशन रेडी हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके पार्ट 3 की। जो आपका नोटबुक का पार्ट 3 है, आप उसमें मेंशन करेंगे सभी कन्वर्जन्स, जो भी आपको कन्वर्जन्स करनी है कि आपको इस चीज को इसमें कन्वर्ट, ऐसे यही हो गई कि मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है फ्लोरोमीथेन में, तो ये एक कन्वर्शन है, दैट कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू फ्लोरोमीथेन। इस तरह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस होती हैं हमारे पास। वो जो सारी कन्वर्शंस हैं आप अपने पार्ट 3 में करेंगे। तो देखिए, जब आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाती है, उस टाइम के आपके नोट्स कितने सिस्टमैटिक वे में अरेंज होंगे। आपके पास एक पूरा पोर्शन है जिसमें नोट्स हैं, आपके डिटेल्ड नोट्स हैं। देन आपकी नोटबुक में एक पोर्शन भी बना हुआ है, द पोर्शन 2, जिसमें सारे नेम रिएक्शंस लिखे हुए हैं। आपको रिवीजन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन आपकी ही नोटबुक में एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस की हुई हैं। तो देखिए आपके नोट्स कितने अच्छे तैयार हो जाएंगे और एग्जाम्स के सामने आपके लिए प्रिपेयर करना कितना इजी होगा। और देखिए ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो छूटेगी नहीं। तो इस तरह से जरूर करें, एक अलग से नोटबुक जरूर लगाएं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को नोट करने के लिए। चाहे तो एक बड़ी नोटबुक लगा लें कि आपके चैप्टर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कवर हो सके। सो आपने नोट कर लिया। तो देखिए ये तो यहाँ पे बात रही कि फ्लोरोमीथेन को या फ्लोरोअल्केन को इस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो यहीं से आपको ये भी बता देते हैं कि इसी तरह के, इसी हैलाइड एक्सचेंज मेथड के साथ हम आइडोअल्केन्स भी बना सकते हैं। आइडोअल्केन्स can also be prepared by halide exchange method। इसी हैलाइड एक्सचेंज मेथड के साथ आइडोअल्केन्स भी बनाए जा सकते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे कोई भी क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ हम हीट करते हैं और यहाँ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या होगा, NaCl रिमूव हो जाएगा और साथ में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा CH3I।
इसी तरह से अगर आप CH3Cl में Ki डालते हैं तो KCl मिलेगा। यहाँ पे आप ऐड करते हैं CH3Br ब्रोमो मीथेन, और मान लीजिए कि इसमें हमने ऐड कर दिया Ki, तो रिएक्शन में क्या मिलेगा, एक तो KBr बनेगा, KCl नहीं KBr, क्योंकि यहाँ हमने मिथाइल ब्रोमाइड यूज किया है। साथ ही इस CH3 के साथ क्या आ जाएगा, I रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और इस रिएक्शन को कहा जाता है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो देखिए एक और नेम रिएक्शन आ गया, तो 4 नेम रिएक्शंस तो आ चुके हैं। ग्रूव प्रोसेस जो हमने पार्ट 1 में किया था, पार्ट 1 में ही किया था हमने डार्जन मेथड। अब ये एक स्वार्ट्स रिएक्शन आ गया और ये आ गया फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो देखिए 4 नेम रिएक्शंस यहाँ हो चुके हैं। तो अगर आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ इन्हें अलग से नोट करते जाएंगे तो आपके पास डेफिनेटली देखिए पूरी लिस्ट रेडी हो जाएगी सभी नेम रिएक्शंस की, और आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन करते हुए कभी भी इन्हें पढ़ना नहीं भूलेंगे। तो अब इसे भी नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एल्कीन से हेलो एल्कीन को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखिए ये अगेन आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। देखिए एल्कीन्स क्या होती हैं, एल्कीन्स ऐसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और ये जो एल्कीन्स हैं ये एल्कीन्स सिमेट्रिकल भी हो सकती हैं और ये हो सकती हैं अनसिमेट्रिकल। एल्कीन्स कुड बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो जब भी हम एल्कीन से कोशिश करते हैं हेलो एल्कीन बनाने की, तो यहाँ पे जो रिएक्शन यूज होता है दिस इज बेसिकली द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होता है यहाँ पर किस तरह से, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे एक जैसे कार्बन हैं, जैसे डबल बॉन्ड इसके इस साइड भी एक कार्बन है और इस साइड भी एक कार्बन है, या हम कह लें कि इस साइड पे भी 2 कार्बन हैं और इस साइड पे भी 2 कार्बन हैं, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। तो अगर मान लीजिए हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं सबसे पहले, CH3 CH CH CH3, और मान लीजिए हम इसमें ऐड करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ से जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, कुछ रिमूव नहीं होगा, सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड है डबल में से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा, सिर्फ बॉन्ड की क्लीवेज होगी, लेकिन कुछ भी यहाँ से रिमूव, कोई भी एटम जो है उसे यहाँ पे रिमूव नहीं किया जाएगा। तो देखिए रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, देखिए C-CH3 ये एज इट इज़ है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ये H भी एज इट इज़ है, दोनों में एक बॉन्ड भी इंटैक्ट है और ये चीज़ें भी एज इट इज़ है, क्योंकि यहाँ कुछ किया ही नहीं है। किया कहाँ है, बॉन्ड पे 2 बॉन्ड्स थे, एक बॉन्ड ब्रेक कर दी तो एक बॉन्ड रह गई। तो जब हमने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाती है और एक वैलेंसी खाली हो जाती है इस कार्बन की। तो क्या होगा, देखिए ये HCl है हमारे पास, बॉन्ड शो कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो ये जो HCl है, HCl की जो बॉन्ड है, HCl के बॉन्ड को भी यहाँ से ब्रेक किया जाता है, तो हमारे पास एक H और एक Cl है। तो ये जो एक H है यहाँ आके अटैच हो जाएगा, दोनों में से कहीं पर भी, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कहीं भी H ऐड हो कहीं भी Cl ऐड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाता है, एक हेलो अल्केन CH3 CH2 CH Cl CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 क्लोरो
ब्यूटेन। ये हमें क्या मिल जाता है, 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन मिल गया हमें, विच इज अ हेलो अल्कीन। बात तो यहाँ पे है अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है मतलब कि डबल बॉन्ड के एक साइड पे तो एक कार्बन है लेकिन दूसरी साइड पे 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, मतलब दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो बैलेंस्ड नहीं है, तो इसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। अब बॉन्ड्स को कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। चाहो तो इन हाइड्रोजन को भी एक्सपैंड करके लिख लो, मार्किंग हाइड्रोजन। तो ये है हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब हम इसमें ऐड करेंगे HCl, बॉन्ड शो कर देते हैं यहाँ पे भी ना। एडिशन रिएक्शन है, अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगी, बॉन्ड को क्लीव किया जाएगा। C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एज सच, एक सिंगल बॉन्ड तो रहेगी क्योंकि डबल में से एक बॉन्ड ब्रेक की है, एक बॉन्ड ब्रेक नहीं की है, डैश CH3। अब एक बॉन्ड ब्रेक करने पर क्या हुआ, यहाँ इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई और इस कार्बन की भी, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, क्योंकि पहले इनमें डबल बॉन्ड थी तो वैलेंसीज कंप्लीट थी। अब क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो इसकी भी एक बॉन्ड खाली हो गई और इसकी भी। अब यहाँ से H और Cl को भी ब्रेक किया गया है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज H किसके साथ जाएगा और Cl किसके साथ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो यहाँ पे फॉलो होता है मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ा है ना, क्लास 11 में आया याद, कुछ हम पढ़ते थे मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ये मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे लगेगा, राइट। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, इट सेज कि देखिए जैसे H हमारे पास, ये हाइड्रोजन क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है और Cl है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कहता है कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है, अगर मैं ऐसे कहूँ ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये उस कार्बन के साथ, देखिए 2 तरह के कार्बन है, इन दोनों कार्बन की वैलेंसीज यहाँ पे वेकेंट है, यहाँ से ही बॉन्ड ब्रेक की गई है, तो कहते हैं हाइड्रोजन विच इज द पॉजिटिव पार्ट, ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। पॉजिटिव पार्ट जो है ये कौन से कार्बन के पास जाता है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं, जबकि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाता है, उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन्स हैं। अब ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इस कार्बन के पास, देखिए इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन एंड द सेकेंड हाइड्रोजन, राइट। तो क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये जो हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जबकि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है एज पर द मार्कोनिकॉव्स रूल। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट वी गेट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट। मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है। माइनॉरिटी में, माइनर केस में हमें इसका ऑपोजिट भी मिल सकता है, एज यहाँ पे Cl हो और यहाँ पे H हो, बहुत ही माइनर सा केस है। मेजॉरिटी में हमें क्या मिलेगा, ये चीज, यहाँ पे हमें 2-क्लोरोप्रोपेन मिलता है मेजॉरिटी में, क्योंकि ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसके अलावा अगर हमारे पास इसी तरह से अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, राइट, और इसमें हम ऐड कर देते हैं HBr, स्पेसिफिकली HBr, यहाँ पे हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, HCl या HI की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट HBr। अगर हम HBr ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम HBr ऐड करते हैं, बॉन्ड डेफिनेटली ब्रेक होगी।
H dash C dash H dash CH एंड CH3। जो हमारे पास चीज़ बचनी है वो तो एज सच बचेगी ही, ये सारा कुछ एज इट इज़ है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड्स वेकेंट है। अब यहाँ पे जब भी हम HBr ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, उस टाइम पे मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं होता, उस टाइम पे फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल इसके ऑपोजिट है। ये कहता है एंटी मार्कोनिकॉव कि जो पॉजिटिव पार्ट है ये वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। देखिए मार्कोनिकॉव क्या कहते हैं, पॉजिटिव वहां जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। एंटी, एंटी मतलब ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट बोल रहा है। ये कहता है पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे जाएगा हमारा पॉजिटिव पार्ट, दैट्स दी हाइड्रोजन, और कहता नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन। जो Br है ये Br यहां आएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हैं। दैट्स ओनली इन द केस ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो ये प्रोडक्ट जो है ये हमें मेजॉरिटी में मिलेगा, राइट, एंड इट इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉव रूल, या इसे बोला जाता है क्रैश इफेक्ट, और इट इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट। क्योंकि हमने पेरोक्साइड डाला तो मार्कोनिकॉव का ऑपोजिट फॉलो होने लग गया, दैट्स द एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो ये चीज यहाँ पे जरूर याद रखें। अल्कीन से भी आप हेलो एल्कीन बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अल्कीन आपके पास किस तरह की है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई फर्क नहीं, जहां मर्जी पॉजिटिव पार्ट जाए जहां मर्जी नेगेटिव पार्ट जाए, क्योंकि सब कुछ एक जैसा ही है। लेकिन अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल है तो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा एडिशन के लिए और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा। अगर नॉर्मल कंडीशंस है तो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है, मतलब पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जबकि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसी तरह से अगर स्पेसिफाइड कंडीशन हो कि हमारे पास स्पेसिफिकली HBr है और जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, उस टाइम पे मार्कोनिकॉव का ऑपोजिट फॉलो होता है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास गया जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और Br विच इज द नेगेटिव पार्ट ही उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि एल्कीन से हम हेलो एल्कीन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद है प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन के साथ जब रिफ्लक्स किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हमें मिलते हैं ब्रोमो एल्केन्स। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बेसिकली द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमारे पास मान लीजिए जैसे है CH3COOH, तो इस H की जगह अगर हमारे पास हो Ag दैट्स सिल्वर, तो इसे हम कहेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर एसिटेट बेसिकली इट इज। तो इसमें हम ऐड करेंगे ब्रोमीन एंड अपॉन रिफ्लक्सिंग विद CCl4 हमें क्या मिलेगा, देखिए एक तो AgBr सेपरेट हो जाएगा, CO2 बनेगा और CH3 के साथ आके क्या कंबाइन हो जाएगा, Br। सो व्हाट वी विल गेट CH3Br, साथ में क्या बनेगा CO2 along with AgBr। तो ये हमारे पास बनता है ब्रोमो मीथेन, that's bromomethane, and the reaction is called as Borodine-Hunsaker reaction. This reaction is best suitable
फॉर ब्रोमोएल्केन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमोएल्केन्स के लिए ये मेथड सुटेबल है, क्योंकि अगर हम इससे क्लोरोएल्केन्स बनाने की कोशिश करेंगे उनकी यील्ड बहुत कम है, बहुत ही कम अमाउंट में हमें मिलते हैं, लो यील्ड, तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम कोशिश करते हैं आइडोएल्केन बनाने की, आइडोएल्केन्स इस प्रोसेस से बनते ही नहीं हैं, आइडोएल्केन्स आर नॉट फॉर्म्ड। रीजन बीइंग कि मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे फैटी एसिड है भी, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड CH3COOAg, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपस में यूज होते हैं, इसके साथ अगर हम इसमें I2 ऐड करते हैं तो देखिए रिजल्ट में क्या मिलता है, एस्टर, ये चीज बन जाती है, एस्टर मिलता है, वी गेट CH3COOCH3, देखिए हमें क्या मिल गया, एस्टर। तो हमें यहाँ पे आइडोएल्केन तो मिलता ही नहीं है, क्या बन जाएगा साथ में AgI, और ये भी क्या बना रहा है, AgI अलॉन्ग विथ 2AgI, और साथ ही बनता है CO2। तो हमें कहीं भी आइडोएल्केन नहीं मिलता, वी जस्ट गेट द एस्टर। तो ये एस्टर की प्रिपरेशन का मेथड हो सकता है, लेकिन इससे आइडोएल्केन्स नहीं बनाए जा सकते, और क्लोरोएल्केन अगर बनाते भी हैं तो यील्ड बहुत कम है, बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट सूटेबल किसके लिए है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन्स ओनली। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, बोरोडाइन हंसडाइकर रिएक्शन, और सिंपली द हंसडाइकर रिएक्शन। इसी तरह से ये जो रिएक्शन है हमारे पास, जिसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है अलॉन्ग विद 2AgI एंड CO2, इसे कहा जाता है बर्नबाउम-सिमानी रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज बर्नबाउम-सिमानी रिएक्शन। तो ये है, दैट्स ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आपको पूरा टॉपिक। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह से जा रहा है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।